Hello everyone. Today we will discuss Indian statistics सेंसस प्राइस। आज हम भारतीय समंग मतलब जनगणना मूल्य को डिस्कस करेंगे। देखिए जनरली हम बोल देते हैं कि जो जनगणना है उसका मतलब व्यक्तियों की गणना से लगाया जाता है, लेकिन ये विचार ठीक नहीं है। वास्तव में जनगणना से आशय संकलन रीतियों से मतलब जो कलेक्शन मेथड है उससे किसी निश्चित भूभाग या किसी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में एक निश्चित समय पर सरकार द्वारा जन समंक संकलित करने से हैं। यूएनओ के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन सेंसस में बी डिफाइंड एज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, compiling and publishing demographic, economic and social data pertaining to a specified time or times to all person and a country or delimited territory। यूएनओ के अकॉर्डिंग जनगणना से आशय एक सुनिश्चित समय पर एक देश या सीमांकित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों की संख्या, उनकी जनांकीय, आर्थिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित सूचना के संकलन, संग्रहण और प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया से है। जनगणना किसी समय विशेष पर व्यक्तियों की गणना मात्र नहीं है, बल्कि देश की संपूर्ण जनसंख्या और उसकी जनांकीय विशेषताओं का एक तलपट है। इन डेफिनेशन के बेसिस पे कह सकते हैं कि जनगणना से आशय केवल व्यक्तियों की गणना मात्र से नहीं होता, बल्कि जनगणना एक क्षेत्र, एक एरिया या किसी देश के निवासियों की संख्या, उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से संबंधित सूचनाओं के एकत्रीकरण, संपादन एवं प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए जनगणना एक राष्ट्रीय स्कंद मूल्यांकन होता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। जनगणना के क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें यूनिवर्सैलिटी, रेगुलरिटी, वेल डिफाइंड टेरिटरी, सिमुल्टेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन, ये इसके फीचर पाए जाते हैं। जनगणना में किसी भी देश या सीमांकित क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या उससे अलाइड होती है। जनगणना नियमित रूप से और एक निश्चित अवधि के बाद की जाती है। जैसे हम अपने भारत की जनगणना की बात करें तो ये हर 10 साल के बाद की जाती है। पूरे क्षेत्र या देश की जनगणना एक निश्चित काला अवधि के लिए एक साथ संपन्न की जाती है और विशेष कर उस समय जब जनता का आवागमन न्यूनतम हो। जनगणना एक निश्चित परिभाषित क्षेत्र से संबंधित होती है। जनगणना के अंतर्गत हर व्यक्ति के संबंध में व्यक्तिगत सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। वर्तमान आधुनिक जगत में जनगणना का कार्य उस देश की सरकार द्वारा कराया जाता है। उसी देश की एक सीमांकित क्षेत्र और देश की जनगणना संबंधी संकलित समंकों का संपादन एवं प्रकाशन भी किया जाता है। मेथड की बात करें तो इसके दो मेथड होते हैं, डी फैक्टो मेथड एंड डी ज्योर मेथड। तथ्य सिद्ध पद्धति और विधि सिद्ध पद्धति। डी फैक्टो मेथड में जनगणना पूरे देश में सभी व्यक्तियों की एक साथ एक निश्चित रात्रि या दिन में उसी प्लेस पर कर ली जाती है जहां वह उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे एक रात्रि गणना भी कहते हैं। इस पद्धति में जो व्यक्ति जहां उपस्थित होता है वहीं का उसको निवासी मान लिया जाता है, चाहे वह कहीं और स्थान का रहने वाला ही क्यों न हो। जनगणना की ये प्रणाली काफ़ी सरल है, किंतु व्यवहार में इसका उपयोग उतना ही दोषपूर्ण है। इसके रीज़न है क्योंकि इसमें खर्च बहुत होता है, रेमुनरेटर की बहुत अधिक संख्याओं की मतलब उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। अत्यधिक सतर्कता के फलस्वरूप भी खानाबदोश व्यक्ति, यात्री ये जो हैं वो गणना में छूट जाते हैं। भारत में सन 1931 तक ये पद्धति प्रचलित रही है। डी जो मेथड की बात करें तो इस मेथड में जनगणना व्यक्तियों की उनके स्थायी निवास के आधार पर एक पूर्व निर्धारित अवधि में की जाती है, इसलिए इसे समय अवधि प्रणाली भी कहते हैं। इसमें जनगणना का कार्य सामान्यतः 2 या 3 सप्ताह में पूरा करना होता है। भारत में जो वर्तमान में हम देखें तो भारत सहित अधिकतर देशों में इस पद्धति द्वारा जनगणना का कार्य संपादित किया जाता है। ये प्रणाली
सरल और उपयोगी और सभी दोषों से मुक्त है, लेकिन जनगणना में प्रयुक्त जो वोकैबुलरी है उसको सही ढंग से परिभाषित करना एवं प्रगणकों को विस्तृत निर्देश देने की कठिनाई इसमें भी बनी रहती है। भारत में जनगणना की बात करें तो वैसे तो वर्तमान श्रृंखला में हम देखें तो 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना का जो स्टार्टिंग हुआ था 1881 से हुआ था, लेकिन ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी में कौटिल्य के समय में भी भारत में जनगणना हुई थी। ऐतिहासिक अध्ययन से ये भी हमें पता चलता है कि जो अशोक थे, अशोक के काल में जनगणना की पद्धति प्रचलित थी। अंग्रेज़ों ने 1853 में भारत में पहली जनगणना उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में कराई थी और फिर 1872 में कश्मीर और कुछ पार्ट को छोड़कर जनगणना कराई गई थी। 1881 से जो नियमित 10 वर्षीय जनगणना चल रही है तो उसमें नवीनतम जनगणना हम देखें लेटेस्ट तो अभी वो 2011 ही मानी जाएगी। 2011 की जनगणना कुल मिलाकर भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इस जनगणना की सबसे खासियत यह है कि इसके साथ ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR भी तैयार किया जाएगा। जनगणना कार्य की विशालता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके अंतर्गत देश भर में जितने भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी ज़िले हैं, तहसील हैं, तालुके हैं, गांव, कस्बे, तो इनकी सबकी जो जनगणना है वो संगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा लगभग जिस समय 120 करोड़ जनगणना की गणना और समंकन संकलन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के लिए 2200 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के लिए 3756 करोड़ के व्यय का प्रावधान था। इस प्रकार कुल अगर देखें तो 6000 करोड़ के व्यय की व्यवस्था की गई। जनसंख्या कार्यक्रम को 16 भाषाओं में और जो निर्देश मैनुअल थे वो 18 भाषाओं में तैयार किया गया। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की जनगणना के कुछ दोष रहे हैं। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हो चुकी है और हर जनगणना में पिछली कमियों में निरंतर सुधार कर उनको अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें कुछ दोष हैं जैसे तुल्यता का अभाव, आंकड़ों में त्रुटि, जनता की अशिक्षा एवं उदासीनता, प्रचार का अभाव, प्रगणकों का पारिश्रमिक, प्रगणकों को प्रशिक्षण, व्यावसायिक वर्गीकरण में एकरूपता की कमी। हर जनगणना में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चनर होता है उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं और जनगणना में मकान, भवन और परिवार आदि शब्दों की परिभाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण एक जनगणना का दूसरी जनगणना से तुलना करना और तुलनात्मक निष्कर्ष निकालने में कठिनाई आती है। इसके साथ साथ जनगणना में प्रयुक्त जो अवधारणाएं हैं और समंकों के वर्गीकरण हैं, सारणियाँ हैं, उनके आधार भी अलग अलग रहे हैं, जिसके कारण उसमें तुल्यता का अभाव बना रहता है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े सत्य एवं शुद्ध नहीं होते क्योंकि भारतीयों से विवाह, आयु, आय, जीवन स्तर संबंधी प्राप्त आंकड़े आमतौर पर त्रुटिपूर्ण होते हैं। स्वतंत्रता के 6 दशक बीतने के बाद भी भारत में निरक्षरता अधिक है और यही कारण है कि यहाँ का व्यक्ति देश के विकास में अपनी उपयोगिता का अनुभव नहीं करता और सरकार द्वारा जनगणना समंकों में अपनी आय, आयु, वैवाहिक संबंधी सूचनाएं देने में हिचकिचाते हैं और कभी कभी सूचनाएं देने में व्यक्ति उदासीन भी देखे जाते हैं। जनगणना जैसे व्यापक और महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिस प्रकार के प्रचार या जन जागरण की आवश्यकता होती है उसका काफ़ी अभाव है। भारत में साक्षरता का प्रतिशत कम है, सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वास हावी हैं और कर्तव्यपरायणता एवं राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। वास्तव में जनता को व्यापक प्रचार द्वारा जनगणना के प्रति साइकोलॉजिकल रूप से तैयार की जाने की जरूरत है। यद्यपि 2011 की स्वतंत्र भारत की जो जनगणना थी उसमें प्रगणकों को पारिश्रमिक कार्य से पहले और काफ़ी बढ़ा कर दिया गया है, लेकिन कार्य की अधिकता और समय की अवधि के आधार पर ये जो उनको पारिश्रमिक दिया था आज भी कम है और यही कारण है कि प्रगणक इस कार्य को इतनी लगन से नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। यद्यपि 2011 की जो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना में प्रगणकों को हर लेवल पर ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और उनको ट्रेनिंग दी भी गई, लेकिन जो ट्रेनर थे वो जनगणना में मांगी गई सूचनाओं और उन्हें संपन्न कराने के तरीकों के बारे में
परिगणकों को संतुष्ट नहीं कर पाए और यही कारण है कि अधिकांश परिगणकों ने अपना जनगणना कार्य निर्देशिका पुस्तक के अध्ययन के आधार पर ही संपन्न किया, जिसमें क्रियात्मकता का अभाव पाया गया। पेशे या व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण किसी भी जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि एक कार्यशील जनगणना के प्रारूप और रोजगार की दिशाओं को परिलक्षित करता है। लेकिन स्वतंत्र भारत की 7 जनगणनाओं में व्यावसायिक वर्गीकरण के आधार पर वर्गों की संख्या और उनके निर्वचन आदि के मामले में काफ़ी असमानता रही है। अब बात करते हैं सजेशन टू इम्प्रूव द डिमेरिट्स ऑफ पॉपुलेशन सेंसस, मतलब जो जनगणना समंक है उसके दोषों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या सजेशन दे सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपन्न जनगणना में लगातार जनगणना आयुक्त द्वारा सुधार किए गए हैं और यही कारण है कि वर्ष 2011 की जनगणना का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। लेकिन सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और इस दृष्टि से उसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं, जैसे हैं जो परिगणक हैं उनको ट्रेनिंग देकर, परिगणकों को पर्याप्त पारिश्रमिक देकर, पेशे के वर्गीकरण का स्थायित्व करके, एक प्रॉपर वे में क्वेश्चनर बना के, उसका पहले से ऑब्जर्वेशन करके, लोगों को अवेयर करके। देखिए, जनगणना की शुद्धता और सही अंकन मूल रूप से परिगणकों की कुशलता पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि परिगणक की कुशलता ही जनगणना का आधार है। इसलिए परिगणकों को जनगणना के कार्य के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उसके ज्ञान की परीक्षा भी होनी चाहिए, तभी वह जनगणना कार्य को प्रॉपर वे में पूरा कर सकेगा। यद्यपि जो पिछली जनगणनाएँ हुई हैं उनकी अपेक्षा 2011 की जनगणना के समय परिगणकों को पहले से ही पारिश्रमिक दिया गया है, अधिक पारिश्रमिक दिया गया है, लेकिन कार्य की अधिकता और समय की अवधि को देखते हुए ये आज भी कम है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वह कार्य पूरी लगन और ईमानदारी से करें। इसके लिए उसके पारिश्रमिक की जो सीमा है उसको बढ़ाना चाहिए। और अभी तक संपन्न जनगणनाओं में पेशे के वर्गीकरण में भिन्नता के कारण तुलना संभव नहीं हो पाई है, इसलिए ज़रूरी है कि इस वर्गीकरण के आधार को स्थिर बनाया जाए। क्वेश्चनर जो होती है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। पूछे जाने वाले प्रश्न बोधगम्य और सरल भाषा में एक ही अर्थ बताने वाले होने चाहिए ताकि उनको समझने में आसानी हो। जनगणना से मतलब जनता से जनगणना प्रक्रिया में पूरा कोऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है कि उनको अवेयर किए जाए और उसके लिए ज़रूरी है काफ़ी इसका प्रचार किया जाए। जनगणना एक काफ़ी ब्रॉड और एक इम्पोर्टेंस वर्क है और इसकी उच्च स्तरीय हाई लेवल स्टडी के लिए जनगणना शोध अनुभाग की भी स्थापना की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।